अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप लोग हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तार साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। बस थैंक और बड़ी एक्टिविटीज़ चल रही हैं कुछ तो सर अमेरिका में ही। आप जैसा कि जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो है वो इजलास होने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान भी शिरकत करेगा। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? और उसके बाद हम ऑब्वियसली बात करेंगे इमरान खान की। देखिए, इस पे सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अंदर परवेज अपना हमारे शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं, तकरीर करेंगे। अफसोसनाक बात यह है कि न्यूयॉर्क पीटीआई जो है वो बाहर उसी दिन एहतजाज करेंगे, लोगों को अपनी असलियत दिखाएंगे। हालांकि शहबाज शरीफ यहाँ पे एज ए नून लीग के सदर नहीं आ रहे चेयरमैन, ही इज कमिंग एज इन द कैपेसिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इनको फिर वो कौन समझाए जो वो कहते हैं ना कि मत मारी जा चुकी है इतने ज्यादा लोगों की, तो फिर उसमें लोगों को दिखाएंगे कि हमें सैलाब भी हमें चेंज नहीं कर सका, हमारी बैंकरप्सी पाकिस्तान का डिफॉल्ट होना वो भी चेंज नहीं कर सकता, और अपनी असलियत दिखाएंगे जिस तरीके से माजी में होता रहा है कि हमारे ना आवाम सीरियस है पाकिस्तान के लिए, ना हमारे लीडर सीरियस है। हम लोग बहसीते कौम भी फेल हैं, बहसीते मुसलमान भी फेल हैं, बहसीते पाकिस्तानी भी फेल हैं। तो इसी का एक मुजाहरा किया जाएगा न्यूयॉर्क में। लेकिन मुलाकात होगी साइडलाइंस पर जो बाइडन और शहबाज शरीफ साहब की, और बिलावल भुट्टो साहब की भी मुलाकातें होंगी। और मेरे ख्याल में बिलावल साहब के बारे में सुना है कि शायद ही कम्स टू वाशिंगटन डीसी एज वेल। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में आना तो होगा क्या, वो यही पैसे जैसे ही मांगेंगे और उन्होंने क्या करना है। इस वक्त पाकिस्तान फ्री फॉल पे है, ना शहबाज शरीफ साहब लीड करने की पोजीशन में है, ना उनके पास इख्तियार है। लूट मार में वो भी शुमार है, क्योंकि 70 लोगों की कैबिनेट है उनकी भी, जिसकी हालांकि जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से खान साहब जो है वो मेरा मकसद है वो गिराओ जलाओ की वही बातें। आज जो चकवाल में उन्होंने फिर दोबारा आपकी स्टैब्लिशमेंट को उन्होंने चैलेंज किया है कि आपको एक्स वाई कॉल करता है, आपको धमकी देता है, तो आप भी उनको धमकी दें और निकले बाहर। कोर कमेटी की मीटिंग अगले दिन उन्होंने जब की है, उसमें उन्होंने कहा कि पैसे इकट्ठे करो अपना गिराओ जलाओ के लिए, तो है। और दूसरा, कुछ इस वक्त पीटीआई के लोग जो हैं, जो मशहूर है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और यहाँ पे एक और बात करना चाहूंगा पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, कि खान साहब ने जो इलेक्टेबल इकट्ठे किए थे, जो इलेक्टेबल होते हैं वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं जाते कभी। तो पार्टी के अंदर जल्द ही इंतशार शुरू होगा। जिस तरह के फैसल वाडा साहब हैं, परवेज इलाही साहब हैं, फवाद चौधरी साहब है, कई इस तरह के नाम जो है वो बड़े बड़े नाम हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं जा सकते, क्योंकि वो इलेक्टेबल होते हैं, उन्होंने हर पार्टी के साथ इलेक्ट होना होता है। इन सब के माजी जो है कि कोई और पार्टियां थी, इन्होंने चेंज करके यहाँ आए। जब बुरा वक्त आएगा तो अपने घोंसलों में वापस चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये सब किसी ना किसी पार्टी से आए हुए हैं। मगर सर साथ साथ ये भी है कि एक तरफ ये भी बात हो रही है कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो बातचीत हो गई है, मीटिंग्स चल रही हैं। मगर साथ साथ इस किस्म के नेगेटिव कमेंट्स भी वो अपनी पॉलिटिकल रैलीज में करते चले जा रहे हैं। तो आखिर किस बात पे भरोसा किया जाए? देखिए, इस वक्त खान साहब मिन्नतें तरले तो बहुत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। परवेज खटक साहब मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, परवेज इलाही साहब हैं, वो चैनल पे मिन्नतें तरले हो रहे हैं। लेकिन जो मेरा ख्याल है, आर्मी चीफ के नाम पर इत्तेफाक नहीं हो रहा। और इलेक्शन तो खास खास ने कहा है कि इलेक्शन तो एक बहाना था। अब तो सिर्फ आर्मी चीफ ही एक ऐसा नाम रह चुका है जिसके ऊपर खान साहब को परेशानी है। खान साहब कहते हैं कि मुझे उस्मान बुजदार को चीफ ऑफ बनाया जाए, आर्मी का चीफ। तो फिर पॉसिबल नहीं है। वो खान साहब चाहते हैं कि आर्मी चीफ ऐसा हो जो रिमोट कंट्रोल हो, और मैं बनी गाला से बैठ के सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस भी मेरा रिमोट कंट्रोल पर हो, चीफ आर्मी का भी रिमोट कंट्रोल पे हो। तो वो खान साहब तो डिक्टेटर बनने का इरादा करके आए हैं, अब देखें वो किस तरह पूरा होता है। खान साहब के तहफ्फुज़ात हैं आर्मी चीफ्स के नाम से। उनके अंदर एक चकवाल ग्रुप बन चुका है, सुना है, उसके ऊपर भी कई नाम डिस्कस हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में जाके मियां साहब से पूछा है, उन दोनों भाइयों का किसी और पे इत्तेफाक है, द सीनियर मोस्ट है वो, लेकिन जिसका मियां साहब बरादरान जिसके नाम पे एग्री कर रहे हैं, खान साहब के लिए वो पसंदीदा नहीं है, क्योंकि माजी में उसका खान साहब के साथ अच्छा इंटरेक्शन नहीं रहा।
सर वैसे तो सभी पार्टीज, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वो फ्लड विक्टिम्स के पास जाते हैं तो वो लोग उनसे बात करने को तैयार नहीं है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीएमएलएन हो या पीटीआई हो। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कराची में, जो कि बहुत टाइम से पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है और वो हमेशा वहां से जीतते आ रहे हैं, रोड क्राइम्स वहां पे बेतहाशा बढ़ चुके हैं। और वहां के पुलिस वाले आके कहते हैं कि जी लोग दे क्यों नहीं देते अपने मोबाइल और चीजें, बजाय इसके कि अपनी जाने देने के। बल्कि आईजी साहब का अगले दिन बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी कि कराची के जो कारोबारी लोग हैं ये क्राइम क्राइम का शोर मचाते हैं, तो फिर भी कारोबार किस तरह चलेगा। गलत स्टेटमेंट थी उनकी। लेकिन देखें, इस वक्त पाकिस्तान की अगर तस्वीर देखी जाए, पॉलिटिकल तस्वीर देखी जाए, तो एक इंतशार है। दो सूबों के अंदर एक पार्टी चल रही है, देखें ना, और उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक रूरल सिंध को रिप्रेजेंट करती है, कराची को ना उन्होंने कभी रिप्रेजेंट किया है, ना करेंगे फ्यूचर में, इसलिए उनकी तवज्जो भी कराची में नहीं है। तो वो रूरल सिंध पे है, बल्कि अब तो रूरल सिंध से भी उन्हें मुखालफत का सामना है। वहां पे जो कराची के जो पीपल्स पार्टी के एमएनए एमपीए जाते हैं अपने हलकों में, लोग आगे से थप्पड़ मारते हैं उनको। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त इंतशार का शिकार है। कोई भी पीटीआई ने एक और ड्रामा बना रखा है, दूसरी पार्टियां बलोचिस्तान और सूबा सरहद के अंदर जेयूआई है। कल बल्कि पाकिस्तान पंजाब पार्टी पीटीआई का कल पार्लिमानी इजलास था और तकरीबन 25 एमपी उसमें नहीं आए। लग रहा है कि वहां भी हालात खराब हैं। लेकिन ये कि देखें, एक इतनी बड़ी कुदरती आफत आई है पाकिस्तान पे सैलाब की, लेकिन वो इकट्ठा नहीं कर सकी पाकिस्तानियों को सीरियस नहीं कर पाई वो चीज। आप चकवाल का जलसा कल का देखें तो वो जलसा नहीं है, वो कॉन्सर्ट था एक। लोग पिकनिक मनाने आए हैं, खवातीन बैठी हैं मेकअप करके बैठी, बल्कि वहां पे रिश्ते तय होते हैं इनके जलसों में, डेटिंग होती है, तमाशे होते हैं। तो वो एक सोशल एक्सरसाइज है, एंटरटेनमेंट है। असल में दर हकीकत ये है, लोग इस वक्त बेचारे बेजार होके एक एंटरटेनमेंट चाहते हैं। आपने देखा होगा खान साहब के जलसे में तकरीर कम होती है, डीजे बट के गाने ज्यादा होते हैं। हर 2 मिनट के बाद 7 गाने का रेफरेंस होता है। अब तो खान साहब ने पीछे वीडियो चला के जो चलाते हैं, एंटरटेनमेंट देते हैं, वो तो एंटरटेनमेंट। बाहर एक पार्टी है जिसमें कॉन्सर्ट का जो होता है, स्टार्ट होता है कनाब दुवैया के नस्ताइन के साथ, और साथ उसमें डीजे बट साहब अपनी एक्सपर्टीज दिखाते हैं। तो इन्होंने पार्टी को और मजहब को इकट्ठा किया, एंटरटेनमेंट को, और इसी वजह से कामयाब है। दूसरी तरफ पार्टी देखें, नून लीग के पास कोई सोशल मीडिया सेल नहीं है, कामयाब नहीं है, वो सीरियस ही नहीं है। अंदर से ग्रुप उनके, मरियम नवाज का अलग ग्रुप है, शहबाज शरीफ का अलग ग्रुप है, अब्बासी साहब के अलग ग्रुप है। लेकिन पाकिस्तान इंतशार का शिकार है, उस पर तवज्जो नहीं है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान। सर इमरान खान के केसेस भी खत्म होते चले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एक एक करके वो केसेस में से निकल रहे हैं। और साथ साथ ये भी बातें चल रही हैं कि अब अगर टर्म्स उनके बेहतर होते जाएंगे, अगर वो बेशक तकरीरों में जो मर्जी कह रहे हो, तो क्या दोबारा भी आने का इम्कान है इमरान खान के, या आपको लगता है कि नहीं, अगले इलेक्शन में इमरान खान का कोई चांस नहीं है? नहीं, इलेक्शन में पॉपुलैरिटी तो उस वक्त नजर आ रही है उनको। कौम तो बेवकूफ बन चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कौम इनसे ये पूछे ना, पिछले 3.5 साल की परफॉर्मेंस क्या थी, वही पाकिस्तान होगा। 4 जो है उस्मान बुजदार इन्होंने इकट्ठे किए। सूबा सरहद के अंदर देख ले महमूद साहब, आजाद कश्मीर में देख ले इनके अपने नियाजी साहब, और उसके बाद जो अभी हैं उनके अगले दिन वीडियो भी जिस तरह की निकली है। हाँ, सब चुन चुन के उस्मान बुजदार इकट्ठे करते हैं। तो 3.5 साल तो यही हुआ है, तो आगे भी यही होगा। पिछली क्लैरिफिकेशन तो दी नहीं है कि जो वो 5 कैरेट की जो अंगूठी है, तोशा खाना है, जमीनें अलाट हुई हैं, और जो फराह खान है, अभी उनकी किसी को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, किसी को। सिर्फ और सिर्फ ये है कि रियासत मदीना है। मैं आज बल्कि थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, चकवाल के जलसे में खान साहब ने बोरिस जॉनसन की मिसाल दी कि उसको रिजाइन देना पड़ा एक पार्टी की वजह पे ड्यूरिंग कोविड के। लेकिन खान साहब ये भूल जाते हैं बताना कि उसके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, वो रिजाइन देके घर चला गया पीसफुली। उसने कहा है कि मैं इंग्लैंड के 3 टुकड़े करना चाहूंगा। उसने कहा है कि इंग्लैंड के ऊपर एटम बम मार दिया जाए। उसने कहा है कि हम लंदन पे अटैक करेंगे, मैं आपको कॉल दूंगा, आपने लंदन पे अटैक करना है। पता नहीं खान साहब मेरे इसी तरीके से आईएमएफ का पैकेज आया, उसमें से अपनी मर्जी की चीजें निकाल लेंगे, और उसके अंदर जो इनके बारे में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की इक्तिसादी जो इस वक्त हालत है, उसमें खान साहब का भी हिस्सा मौजूद है। आईएमएफ की जो रिपोर्ट उसमें लिखा है कि इन्होंने आईएमएफ की जो चीजों से हट के
जो इन्होंने 10-10 रुपए बिजली और पेट्रोल कम किया था, जानबूझ के किया था, और आज जो पाकिस्तान के जो कुछ हुआ इनकी वजह से हुआ। फिर उसमें खास आप भूल जाते हैं कि इनके कहने के ऊपर झगड़ा साहब ने आईएमएफ को लेटर लिख के पब्लिक किया सोशल मीडिया में, और लगारी साहब का और तरीन साहब का। पता नहीं किस खूबसूरती के साथ लोगों को बेवकूफ बना लिया जाता है और बनते जाते हैं वो भी। सर साथ साथ ये एससीओ की जो समिट हुई थी उसमें क्या रिजल्ट आपको लगा कि जो शहबाज शरीफ साहब गए थे, वैसे तो तरह तरह की चीजें चल रही थी, पीटीआई वाले मजाक उड़ा रहे थे कि जी उनको कुछ लगाना नहीं आ रहा था कान में ट्रांसलेटर का, या तो वो एक देखिए, वो उसमें उनके कान पे उनका माइक्रोफोन ना लगना, उसका नेशनल इंटरेस्ट के साथ क्या रिलेशन है? बिल्कुल वो तो किसी से भी हो सकता है, बिल्कुल पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ उसका क्या रिलेशनशिप? लेकिन एससीओ के बारे में जो ओवरऑल मैं बात करना चाहूंगा कि ये इसको सिर्फ इसका एक ऑब्जेक्टिव था, यूक्रेन की जंग के ऊपर चाइना और रशिया ने 8 मुल्कों पे है एससीओ, 8 और सिर्फ और चाइना और रशिया ने मिलके एक दूसरे के साथ अलायंस और खुश होना था अमेरिका को स्नब करने के लिए। इसके अलावा उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। उन्होंने 8 मुल्कों के अंदर जो मिसाइल हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान का फ्लड, उन्होंने किसी चीज के बारे में बात नहीं, बिल्कुल एक किसी चीज को उन्होंने छेड़ा नहीं। हाँ, उसमें उन्होंने ये जरूर कहा है कि पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन के जरिए दी जा सकती है। आज मैं एक जगह बैठा था तो वो कहते हैं जी कि वो गैस देना चाहते हैं, पाकिस्तान गैस लेना चाहते हैं, तो ये आगे बात चलती क्यों नहीं? भाई वो फ्री तो नहीं देना चाहते ना, आपके पास तो पैसे ही नहीं है लेने के लिए गैस, देखिए ना आप किस चीज देंगे अगर। और इसी एससीओ के ऊपर आपके मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है, बल्कि स्नब किया रशिया को, पुतिन साहब को, कि इस सदी में जंगों वाली सदी नहीं है, इस दौर में जंगें नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लोग कह रहे थे जी देखिए, एक फोरम में आज सुबह में बैठा था तो उन्होंने किसी ने कहा, पार्टिसिपेंट ने, जी देखिए मोदी साहब ने किस दिलेरी के साथ पुतिन साहब को ये कहा है, हमारे लीडर क्यों नहीं कहते? मेरे पास उसका जवाब है, मैंने दिया नहीं वहां उस पर। मोदी साहब रशिया से तेल लेते हैं कैश देकर, आप जाके उनसे जो चीज मांगते हैं खैरात में मांगते हैं, तो खैरात मांगने वाला तड़ियां नहीं लगा सकता, खैरात मांगने वाला आंखों में आंखें नहीं डाल सकता। आप तो जाके कहते हैं ना अल्लाह के नाम पे कोई दे दे भाई, चल यार गैस नहीं है तो कपड़े यूज्ड भेज दो, को लंडे के कपड़े भेज दो। तो मोदी साहब वहां से रशिया से तेल ले रहे हैं कैश पे, वो उनके ग्राहक है, ग्राहक कंप्लेन कर सकता है, जो फकीर दरवाजे पे खड़ा हो वो आपको धमकियां नहीं दे सकता, ये आपको भाषण नहीं दे सकता। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। आप कहते हैं वो, मैंने खैर नहीं कहा उसको, कहते हैं जी रशिया तेल गैस देना चाहता है, पाकिस्तान लेना चाहता है, तो डील हो क्यों नहीं रही? भाई आप सऊदी अरेबिया से तेल लेते हैं वो भी डेफर्ड पेमेंट पे, अब रशिया आपको गैस दे डेफर्ड पेमेंट पे, आप तो यही चाहते हैं ना यार 2-3 साल गैस दे दो, फिर पैसे हुए तो दे देंगे। तो इस तरह तो नहीं डीलें होती ना। आप देखें आपके हालात फॉरेन रिजर्व क्या रह चुके हैं, डॉलर क्या। मैं एक और बात आपके खासकर बताना चाहूंगा, टर्किश एयरलाइन ने पाकिस्तान में अपना टिकट बेचने बंद कर दिए। बिल्कुल, कहते हैं ऑनलाइन लिया करो क्योंकि वहां पर डॉलर नहीं मिलते, हमारे पैसे फंस जाते हैं वहां। तो आपके हालात आपको पता ही है आप किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। बस अफसोस इस बात का है कि आधा कंट्री पानी के नीचे है, लेकिन आपने हर शहर में कॉन्सर्ट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपको कोई फिक्र परेशानी नहीं, दुनिया परेशान है आपकी। सर एक न्यूज ये भी आ रही थी कि जिन कंट्रीज ने कहा था कि वो फंड देंगे फ्लड के बाद, यानी जो आनी थी इमदाद आनी थी, जो फंड्स आने थे वो भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। शायद इस वजह से भी ये परेशान है कि लोगों ने कहा तो बहुत है, अगर कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम वो खान साहब ने जो टेलीथॉन किया था वही पैसे आ जाते, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज ने भी प्रॉमिस किया था वो भी अभी तक नहीं आए। नहीं, वो टेलीथॉन पे तो देखे ना, वो टेलीथॉन तो एक पॉलिटिकल स्टंट था ना, उसका पैसों के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था। उनमें से तो मैं कई लोगों को जानता हूं जो बाहर से बैठ के फोन कर रहे थे, वो तो बेचारे उनके हालात ही नहीं इस काबिल के कोई पैसा दे, वो तो बड़ी मुश्किल से साल बाद पाकिस्तान का टिकट लेकर जाते हैं, लेकिन उन्होंने टेलीफोन के ऊपर उन्होंने पैसे, किसी ने कहा मैं इतने करोड़ दे रहा हूँ, वो तो एक पॉलिटिकल स्टंट था। आपको किसने कहा कि वो पैसे इकट्ठे होंगे और फिर पहुंचेंगे वो सैलाब वालों के पास? ये तो एक मजाक है, इसके अलावा कुछ नहीं। खान साहब ने आज अपने बाजू उठा के उन्होंने कहा जी मैंने 8 घंटे में 14 अरब रुपया इकट्ठा किया।
और मुझे कहो तो मैं 4 घंटे में 25 अरब को इकट्ठा कर देता हूँ। इकट्ठा करने ये टेलीफोन पे और कागजों की किश्तियां बनाने में कितनी देर लगती है भाई। लेकिन ये कि जो मजे की बात यह है कि इस वक्त आपके अमीरुल मोमिनीन जो है 21वीं सदी के पैगंबर, जो बेचना चाहे वो बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं। बात ये। और सर अभी जो आर्मी चीफ चाइना गए हैं, उधर जो उन्होंने विजिट किया उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या कुछ चाइना से मिलने की उम्मीद है, या ऐसी तो नहीं गए होंगे घूमने फिरने के लिए? देखिए असल में मैं बताऊं आपके आर्मी चीफ का वजह ये है, जहां भी आपके हालात खराब होते हैं, जहां से आपको कोई कुछ नहीं मिलता, आर्मी चीफ जाके गारंटियां जमानतें देके वहां से लाते हैं। आप देख लीजिए खान साहब के दौर में भी जहां जाते थे, बल्कि पिछली दफा तो ये है खान साहब अमेरिका आए थे तो आर्मी चीफ साथ आए थे, क्योंकि दुनिया कंफ्यूज है, नर्वस है कि पाकिस्तान में डील करें तो किसके साथ डील करें, पाकिस्तान के अंदर पावर किसके पास है, पाकिस्तान के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन who has a power or skill to stand on that contract। आपके सियासतदान तो एक मजाक बन चुके हैं। और दूसरा इसी वजह से चाइना को जो रिजर्वेशन है, जो आपके वो सी पैक ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। अल्टीमेटली दे वांटेड टू टॉक टू सम सीरियस पर्सन, दैट्स व्हाई द पाकिस्तान आर्मी चीफ मस्ट हैव गॉन देयर। सऊदी अरेबिया जाते हैं, वहां से भी जब नाराज हुआ सऊदी अरेबिया खान साहब की जो बातें टर्की में इन्होंने की थी, वहां पे भी जाके बाजवा साहब ने मिलते तरले करके उनको ठीक किया। और इसी तरह जहां भी जाते हैं तो आर्मी चीफ ने जाके सारा कुछ करना होता है, बिकॉज दैट इज द ओनली पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑर्गेनाइज्ड, विच इज अंडर वन फ्लैग, विच इज इन यूनिफॉर्म। और दूसरा तो फिर सारा इस तरह ही है ना, वो तो 5-6 पार्टियां हैं, एक सूबे में एक पार्टी है, दूसरे सूबे में दूसरे रंग की पार्टी है। तो बस इस तरह ये पार्टियां भी नहीं, मैं तो हमेशा इनको पार्टियां नहीं कहता, ये तो एक करप्शन का अलायंस है, लूटने का एक अलायंस है। वो अपने रंग शेप चेंज कर रहा है पिछले 75 साल से, बस इस तरह ही। सर बीच में कुछ दिन के लिए सर डॉलर कंट्रोल हुआ था इनसे, लेकिन एक बार फिर डॉलर की रेट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। साथ साथ लोगों के पास यहाँ पे जहां जहां भी फ्लड है, बहुत लोग परेशान हैं, खाने पीने की चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। क्या कुछ नहीं होगा? ये लोग इसी तरह बैठे रहेंगे, ऐसे ही लोग मरते रहेंगे? पूरी दुनिया देख रही है, आ रही है, फंड्स भी दे रही है, तो आखिर वो सब कुछ कहाँ जा रहा है? वो वहीं जा रहा है जहां जल्जले के पैसे गए थे, वो वहीं जा रहा है। जिस तरह आपके कोविड का जो वजीर आजम पैकेज था, वजीर आजम का फंड था जो बनाया था उन्होंने, उसमें से 40 अरब रुपए शार्ट हो गया था, वहीं जाएगा। और उन्होंने कहाँ जाना है? वो पैसे तो निकल के आपके लंदन और दुबई जाते हैं, और कहाँ जाते हैं आप? लेकिन ये किसी कुछ परसेंट तो सर लगाते होंगे ना, जैसे अब आप लास्ट टाइम आप कह रहे थे कि मैं कुछ कहता परसेंट हूँ लगा। हार्डली 10% जाएगा, 5-10%। मैंने देखा है कि इस वक्त सिंध से जो लोग जाके प्रोग्राम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो कहते हैं हुकूमत की तरफ से सिंध से किसी ने अगले दिन वीडियो, उनके मदद आई है लेकिन आटे में नमक के बराबर। मदद तो गई है, वहां पे अलखिदमत वाले भी कर रहे हैं, टीएलपी वाले भी कर रहे हैं, फौज भी कर रही है, लेकिन नॉट अनफ। अफसोस है कि आपके ये जो करोड़ों के जो जलसे होते हैं अरबों के, ये सबकी तवज्जो उस तरफ होती, डायरेक्शन उस तरफ होती, वो नहीं हो सका। आप कौम के दर्द को जो इनको उजागर नहीं कर सके, आप इनको सेंट्रलाइज चैनलाइज नहीं कर सके आप। और उसमें देखें लीडरशिप, मैं लीडरशिप को ब्लेम करूंगा हमेशा। कौमों के ऊपर जब टफ टाइम आता है, उनको उसमें से लीडर निकाल के लेकर जाते हैं बाहर। लेकिन अफसोस है कि हमारे ना माजी में कोई लीडर हुआ है, ना मुस्तकबिल में, और दे आर नॉट सीरियस इनफ, दे आर नॉट सीरियस। मगर सर अभी जिस तरह की मीटिंग्स चल रही हैं, चाहे वो एससीओ की हो, समिट हो, या फिर आगे जैसे वॉशिंगटन में, सॉरी उधर न्यूयॉर्क में जो होने वाली है आगे, यूएन जनरल असेंबली की, तो उसमें भी तो कोई सीरियस बात हो सकती है? या वहां पे जो कहा जा रहा है पाकिस्तान के लिए, भारत भी कह रहा है कि ये फिर दोबारा से ये ना हो कि कश्मीर कश्मीर करना शुरू कर दें, बजाय इसके कि जो अपने यहाँ की प्रॉब्लम है वो बताएं, वो डिस्कस करें। इतने इमेच्योर किस्म के लोग क्यों है कि हर जगह जाके सिर्फ कश्मीर की बात करते हैं, पाकिस्तान में कुछ नहीं है क्या? नहीं, असल में वो तो अब जो देखिए शहबाज शरीफ साहब का जो स्पीच राइटर है, जाहिर है वो जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस को खुद का इन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहना होता, अपनी मर्जी से तकरीरें लिखी होती, तोते की तरह ये पढ़ देते हैं आके। बाहर पीटीआई गालियां निकालेगी, खड़ी होकर पत्थर मारेगी और वापस घर चले जाएंगे। इनका क्या ऑब्जेक्ट? लेकिन इस वक्त आप दुनिया में एक्सपोज हो चुके हैं, यू हैव बिकम वेरी प्रेडिक्टिव, यू आर वेरी, लोग आप देखें ना, माजी में तो देख के लोगों ने आगे फ्यूचर आपका डिटरमिन करना होता है। तो माजी आपका कोई अच्छा नहीं है, यू आर नॉट वेल रिप्यूटेड पीपल। आपके जो इश्यूज हैं, आपसे सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप इकट्ठे ही नहीं है।
आपका इस वक्त सबसे, दुनिया कह रही है कि आपका प्रॉब्लम सैलाब है, आप कहते हैं नहीं सैलाब हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम जो है वो आर्मी चीफ की नॉमिनेशन है। देखे ना, इस वक्त जो पॉपुलर पार्टी पीटीआई है, पीटीआई क्या कह रही है, कहती है आर्मी चीफ को हमारी मर्जी का आर्मी चीफ हमारा प्रॉब्लम है, सैलाब हमारा प्रॉब्लम नहीं। तो दुनिया आपके साथ क्या करेगी? मगर सिर्फ प्रॉब्लम तो हर कंट्री में होते हैं ना, भारत में भी देखिए वहां पे तरह तरह की जो है मूवमेंट्स भी चलती रहती हैं, वहां पे गुर्बत भी है, हर सब कुछ है, फिर भी उनकी इकोनॉमी देखें कितने जबरदस्त तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी उनकी कितनी अच्छी है। नहीं, आज उनके साथ आपका कंपैरिजन नहीं बनता, उनकी सियासी नशोनुमा हो चुकी है, जमहूरियत वहां पे बड़े अच्छे तरीके से चल रही है, आपकी ना सियासी नशोनुमा हुई है ना आपकी जमहूरियत आज तक वहां रही है। मैं आपको जिस तरह से कर रहा था कि आज तक किसी को ये पता ही नहीं कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है, पावर का मंबा कौन है, कहां से, लोग कंफ्यूज है। आर्मी चीफ जिस तरह आप अभी कह रही थी चाइना गए, आर्मी चीफ जाके सऊदी अरेबिया से तेल लेकर आते हैं, आर्मी चीफ जाके आपकी फॉरेन पॉलिसी को ठीक करते हैं। तो आपके तो ये हालात है, आप किस तरह अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं? आपका कंपैरिजन तो भारत के साथ भी नहीं बनता। उन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग करके अपनी 51% जो खवातीन घरों में बैठी थी, 50% उनको एंगेज करके उन्हें स्वेट शॉपें लगा रही। आपका सारा कराची का कॉटन का कारोबार सारा बांग्लादेश जा चुका है, आपके पास तो बिजली ही नहीं है कुछ चीज प्रोड्यूस करने के लिए, और आपकी बिजली इतनी महंगी है कि आप कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करके आप बेच ही नहीं सकते। तो हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विद बांग्लादेश और इंडिया? और आज की खान साहब की जो चकवाल की तकरीर है, उसमें खान साहब ने फिर कहा कि बाहर निकलो, जिहाद आई है। तो जिहाद कहां होता है सबसे ज्यादा? अफगानिस्तान में। तो आपकी डायरेक्शन तो अफगानिस्तान है, योर डायरेक्शन इज काबुल। तो सर फिर जो नेक्स्ट जनरेशन है सर वो क्या करे, वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर निकल जाए, कोई ना रहे यहाँ पे? देखिए, नेक्स्ट जनरेशन का कसूर ये है कि अपनी लीडरशिप पैदा करें अपने अंदर, जमहूरियत को यूज करें। ये 50-50 जो ट्विटर अकाउंट बनाए हैं, ट्वीट, इनको ये नहीं पता कि इसमें से खाना नहीं निकलता ट्विटर में से। लेकिन आप, असल मसला ये है कि आपका रावलपिंडी से लेकर कराची तक का जो तबका है वो दे आर इम्यून, उनके पास पैसा ही बहुत ज्यादा है। और जो अलमिया ये हुआ, सैलाब आया है सिंध के अंदर, गरीब इलाके में, रूरल एरिया, बलोचिस्तान में, जहां पहले ही कुछ नहीं था। और ये जो आपका पिंडी से इस्लामाबाद तक का एक रूलिंग एलीट है जो रह रही है, बैठी है, यहाँ अमीर तरीन लोग हैं सारे और करप्ट तरीन है, ये उनको देखना भी नहीं चाहते, उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं करना चाहते, इनको बू आती है उस इलाके से, मेंशन ही नहीं करना चाहते सैलाब का नाम। तो फिर यही होगा जो आगे आप खुद कैलकुलेट कर लें कि इस तरह की कौमों के साथ इनका मुस्तकबिल क्या होता है, जो आज सैलाब को छोड़ के कह रहे हैं कि आर्मी चीफ का नाम होना चाहिए और ये जिहाद है, और फिर कहते हैं मेरिट पे करेंगे। तो उस्मान बुजदार का मेरिट क्या था, महमूद साहब का केपीके में क्या मेरिट है, इसके बाद वो जो न्याजी साहब इन्होंने आजाद कश्मीर में रखे थे उनका मेरिट क्या है? ये मेरिट है ये सारे, मुझे बताएं। मुराद सईद के पास कौन सी पीएचडी है प्लानिंग की, कौन सी केमिस्ट्री की उनके पास पीएचडी जो करके आए हैं? बच्चे अभी दाढ़ी मूछ तो आई नहीं। ये आर्मी चीफ वाली जिद तो इन्होंने बहुत टाइम से पकड़ के रखी हुई है। लेकिन यही वजह है ना, देखें, क्योंकि समझते हैं मुस्तकबिल अपने, वो जिस तरह मैंने बताया, खान साहब चाहते हैं आर्मी चीफ भी मेरी मर्जी का हो, चीफ जस्टिस मर्जी का हो, इलेक्शन कमीशन चेयरमैन मेरी मर्जी का हो, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो, बनी गाला में बैठा हूं, साथ ही ये लौंडे लपाड़े बैठे हो इंपोर्टेड, ये सारे बाहर से जो आए हुए अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे, और मैं रिमोट कंट्रोल पे सारा कुछ चलाता जाऊं। तो ये सियासी लीडर इस तरह नहीं होते, ये तो एक डिक्टेटर हो सकता है, कि डिक्टेटर फासिस्ट किस्म का, वो दैट्स व्हाट हिज प्लान। मैं जिस तरह कहता हूं कि मैंने तो इनका नाम रख दिया मुफ्ती मैकियावेली न्याजी। तो मैकियावेली इस तरह के काम करता है, खान साहब बिल्कुल फॉलोअर है उसके, लेकिन खान साहब को ये नहीं पता कि इन पॉलिटिकल साइंस मैकियावेली का नाम कोई अच्छे तरीके से नहीं आता। ही वाज अ श्रूड मैन, बुरा आदमी था, रूथलेस था। तो देखिए, फिर चॉइस अपना अपना होता है, चॉइस अपना अपना है। खान साहब आज भी उन्होंने भाषण दिया लंबा चौड़ा चकवाल के अंदर, लेकिन उन्होंने उसमें पाकिस्तान के लिए कोई तामीरी काम का उनके पास कोई आइडिया है ना, पीछे था ना अब है ना आगे होगा उनके पास, उनकी इंटेंशन नहीं है। दुख के साथ है कि आपका हर जो आपका इदारा है वो ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ डिस्टिंक्शन खत्म हो रहा है, हर इदारा, और ये खतरे की बात है। आज हालात ना आपकी एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। ब्यूरोक्रेसी के बारे में मैं बताता हूँ बात, आपको शायद पता होगा, अफजल साहब हैं जो चीफ सेक्रेटरी है, वो छुट्टी पर चले गए हैं, और उनके पीछे देखें किस तरह तबादले किए उन्होंने पंजाब के परवेज भाई।
और अफजल साहब की स्टेटमेंट, वो कहते हैं मैं 4 जिलों का, मेरी सिर्फ 4-5 जिलों के अंदर मर्जी चलती थी, बाकी सारे तबादले मेरे मुझसे पूछे बगैर होते थे और वो छुट्टी। ये आपकी गवर्नेंस क्या ना। 36 एसएचओ जो परवेज लाई ने उनको पेनलाइज किया है, 36 एसएचओ कि तुमने 25 मई वाले दिन को जो उसके बाद पीटीआई की गिरफ्तारी है। खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, जेब में लिस्ट लेके फिर रहे हैं आपकी ब्यूरोक्रेसी की, जिनसे उन्होंने इंतकाम लेना। खुद फरमाया खान साहब ने कि मैंने ब्यूरोक्रेसी की लिस्टें बना ली। आप सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं सर, हर एक की, मीडिया की, सबकी लिस्ट लेके घूम रहे हैं। लेकिन ये बताएं, जमहूरियत में इस तरह होता है? लीडरशिप में इस तरह होता है? इंतकाम का निशाना बनाया जाता है? जमहूरियत में इंतकाम नहीं होता, टॉलरेंस होती है, मिडिल ग्राउंड पे आप कंप्रोमाइज करते हैं। आप नेशनल इंटरेस्ट नंबर सबसे पहले आगे होता है। आप ब्यूरोक्रेसी की, आप अपने मीडिया की लिस्टें बना के जेब में रख के इसको आप मोरालिटी कहते हैं, जमहूरियत कहेंगे इसको आप? अभी तो ग्रोन अप भी नहीं हुए, ग्रोन अप लोग इस तरह की बातें नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान का फ्यूचर वो अच्छा नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है सर, लेकिन यही कह सकते हैं कि उम्मीद ही रखी जा सकती है कि कोई अचानक से कोई चमत्कार हो जाए तो और बात है, अदरवाइज कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान थैंक यू।